हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जैसा कि हमने हिस्ट्री की सीरीज़ लाने का आपको प्रॉमिस किया था, तो उसी सीरीज़ में आज हमारा दूसरा लेक्चर है ये। और ये लेक्चर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियंस का भारत में आगमन, उसका पार्ट सेकंड। और आज हम पढ़ेंगे डच और ब्रिटिश, है ना, यानी कि जो ब्रिटेन के थे और जो डच पीपल, यानी कि जो हॉलैंड, जो हम लोग बोल देते हैं, नीदरलैंड्स बोल देते हैं, वहाँ के लोग। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, डच सबसे पहले पढ़ते हैं डच के बारे में। ठीक है, सबसे पहले चूँकि आपने मेरी इससे पहले की वीडियो देखी होगी, तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि जो पहले जो इंडिया में यूरोपियन पावर आई वो कौन सी थी। फर्स्ट वॉज पोर्चुगीज़, है ना, यानी कि पुर्तगाली। सॉरी, ये थोड़ा मेरा पेन आज ऐसे ही काम कर रहा है। तो पहली जो पावर भारत में आई वो थे पुर्तगाली। ठीक, हमने पूरी वो कहानी पढ़ ली कि कैसे वास्को डी गामा इंडिया आता है, और वास्को डी गामा के इंडिया आने के बाद फिर ये जो ट्रेड रूट था इंडिया वाला, ये पूरा वर्ल्ड यानी कि पूरा जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनको पता लग गया। हालांकि 100 साल तक जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने इसको सीक्रेट रखा, पर आप भी जानते हैं कि भाई आप सीक्रेट को कब तक दबा के रखेंगे, स्पेशली उन यूरोपियन पावर्स के आगे जो कि आपसे बेहतर हैं। और जैसा कि आपको भी विदित है कि यूरोप में उस वक्त बहुत सारी यूरोपियन पावर्स थीं, जैसे कि इंग्लैंड हो गई, फ्रांस हो गई, उनका काफ़ी ज़्यादा उस वक्त बोलबाला भी हो रहा था। तो उनकी भी नज़र धीरे धीरे करके भारत की तरफ जाएगी। देखिए, स्पाइसेस में भी जो ब्लैक पेपर यानी कि जो काली मिर्च होती है ना बच्चों, उसकी ज़रूरत सभी को होती थी। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को पढ़ाया है कि ब्लैक पेपर के लिए उन्हें लगभग 10 गुना से ज़्यादा दाम देने पड़ते थे। अब 10 गुना तक दाम देने पड़ रहे हैं, तो वो ये सोचते थे कि इतना महंगा हमें पड़ता है व्यापार। इसके अलावा भारत अपने सिल्क और अपने बहुत रिफाइंड क्लोथिंग्स यानी कि कपड़ों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। तो उन्हें लगता था कि क्यों ना डायरेक्ट भारत से जाके व्यापार किया जाए, बजाय ये जो मिडिल मैन है इनके थ्रू, है ना। और अगर आपने ये नहीं जाना और अगर आप ये नहीं जानते तो प्लीज़ ये वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए। मेरा पिछला वीडियो है, इसी मॉडर्न इंडिया करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप उसे जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब कहानी उससे आगे चलते हैं। अब हमें पता लग गया कि पोर्चुगीज़ भारत में आ गए, पोर्चुगीज़ का पूरा दबदबा हो रखा है। देखिए, पोर्चुगीज़ के बाद जो दूसरी पावर इंडिया में आई ना बच्चों, वो पावर थी डच। ठीक है, ये डच जो पावर थी ये थी। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देखिए आपको याद रखनी है। पहले तो इस बंदे का नाम याद रखना है, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ठीक है ना। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है देखिए, वो तो डच में है, बट इनका नाम याद रखना है, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ठीक है, डी हॉटमैन याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन पहले व्यक्ति थे जो कि इंडिया या इंडिया के आसपास की जगह जो हैं यहाँ पे आए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सुमात्रा और बंटाम जगह है, वहाँ पर 1596 में ये आए। और ये लोगो है, देखिए लोगो मैंने इस वजह से लगा दिया है कि VOC उस कंपनी का नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि इंडिया में आके जिन्होंने व्यापार करना चालू किया। देखिए, पिछले कुछ अरसे से UPSC या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का एक उद्देश्य ये हो गया है कि वो लोग हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं जो कि स्वभाव से ही थोड़े टफ हों। ठीक है, तो मेरी भी आज एक वो रहेगी, एक पहल रहेगी, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊं जो नॉर्मल हैं, प्लस थोड़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी बता दूं जो एबनॉर्मल हैं, जो थोड़ा आपको एडेड एडवांटेज दें बजाय किसी दूसरे स्टूडेंट के। ठीक है, तो डच यूरोपियन पावर्स में पहला क्या याद रखना है कि कॉर्नेलियन डी हॉटमैन पहला बंदा जो भारत आएगा, या भारत वाले जो ईस्ट इंडिया जो पूरा जगह है ईस्टर्न एशिया, उसे विजिट करेगा। VOC डच कंपनी का नाम है, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। अब आप बोलोगे कि वो तो डी से चालू होता है, देखिए ये डच लैंग्वेज में है, तो इसी वजह से इसका नाम VOC है। ठीक है, इसके अलावा फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पहली फैक्ट्री इन्होंने आके कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम पे। फिर इसके बाद जब पोर्चुगीज़ का बच्चों डिक्लाइन होगा, यानी पुर्तगाली लोगों का डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन से मतलब मानिए कि जब उनका विघटन हुआ और उनका धीरे धीरे करके प्रभाव भारत में कम होने लगा, तो उस वैक्यूम को फिल किया किसने, इन डच लोगों ने।
ठीक है ना। तो डच कब आएंगे, जब पुर्तगालियों का प्रभाव भारत से कम होने लगेगा, तो धीरे धीरे आकर वहाँ पर किसका प्रभाव होने लगेगा, पुर्तगालियों का। ठीक है, तो क्या चीज़ याद रखनी है, पहला कॉर्नेलियन डी हॉटमैन का नाम याद रखना है, दूसरा वीओसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो डच की थी उसका नाम याद रखना है, और इनके फाउंडर जो थे वो जो पहली फैक्ट्री बनी वो कहाँ पे बनी, मसूलीपट्टनम में, दैट टू इन 1605। और पुर्तगालियों के बाद दूसरे जो यूरोपियन शक्ति जो भारत में आती है वो है डच। सिंपल। अच्छा जी, ये मेरे हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए मैंने लगा दिया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ से होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी और कहाँ देखिए इसमें मैंने और भी थोड़े एलेबोरेटिव आपको बता दिया है कि मसूलीपट्टनम के अलावा 1610 में पुलिकट में भी उनकी वो बनेगी, 1616 में सूरत में उनकी फैक्ट्री बनेगी, 1645 में कराईकल में बनेगी, 1663 में कोचीन में भी उन्होंने काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ की स्थापना करी। देखिए अगर आप याद करना चाहें तो आप इनको नाम को याद कर रख सकते हैं। मसूलीपट्टनम तो देखिए आपको याद रखना ही है, पुलिकट, सूरत वगैरह अगर आप नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं भी रखना चाहते तो भी काम चल जाएगा, स्टिल इट्स ओके। ठीक है, बट ये बात याद रखनी है आपको। ओके, अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1605 में डच इंडिया आ जाएंगे, है ना। डच कहाँ पे आ गए, अब ये भी आपको पता लग रहा है कि भाई डच जो लोग हैं वो इंडिया आ गए, और ये डच लोग जो हैं 1605 से लगभग 1741 तक भारत में रहेंगे। कब तक रहेंगे, 1741 तक इंडिया के अंदर रहेंगे। एक सेकंड रुकिए, मेरा पेन थोड़ा आज ऐसे ही है, ठीक, इसे दोबारा लिख देते हैं। 1741 में जो आपके डच लोग हैं 1741 तक पूरे भारत में रहेंगे, और पूरे भारत में रहने तक काफ़ी ज़्यादा इनका, देखिए ये उतने बोलबाला नहीं था जितना और यूरोपियन पावर्स का बोलबाला था, स्पेशली जो फ्रेंच और इंग्लिश जो आ जाएंगे उनका। अच्छा, अब हुआ क्या कि ये कैसे गए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये कॉर्नेलियन डी हॉटमैन आएगा और इसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो जाएगी। देखिए 1741 में 1741 में क्या हुआ था बच्चों कि ट्रावनकोर यानी कि अगर भारत का ऐसे करके मैं साउथ का जो मैप बनाऊं तो यहाँ पे जो केरल जो है बच्चों उसका पुराना नाम है ट्रावनकोर। तो ट्रावनकोर के राजा हुआ करते थे मार्तंड वर्मा। ठीक है, नाम याद रखो तो ठीक, नहीं भी रखो तब भी स्टिल इट्स ओके। मार्तंड वर्मा के साथ एक युद्ध लड़ेंगे हमारे ये जो डच लोग हैं ये, और जब मार्तंड वर्मा के साथ युद्ध होगा इनका 1741 में बच्चों, तो मार्तंड वर्मा के साथ युद्ध में ये लोग जाएंगे हार। ठीक है, इनकी हार की वजह से अब आप सोच के देखिए कि अगर आप नेटिव यानी कि वहाँ के लोकल राजा से हार जाते हैं तो अब आपका जो वहाँ पे राज है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। और इसके बाद इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकी बच्चों 1759 में। एक सेकंड में यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा मेरा पेन आज ऐसे ही चल रहा है। 1759 में बच्चों, 1759 में क्या हुआ, 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होगा। ठीक है ना, बैटल ऑफ बिदारा, इसको याद रखना है आपको, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 1759 में बैटल ऑफ बिदारा यानी बिदारा का युद्ध होगा जिससे डच भारत छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच के बीच में। और कौन जीता, सभी जानते हैं, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और डच बेचारे जो हैं यहाँ से छोड़ के भारत चले जाएंगे। कब आए, 1605 में आए। ठीक है ना, क्विक रिमाइंडर दे देता हूँ। पहला बंदा कौन आया, कॉर्नेलियन डी हॉटमैन आया। ठीक है, इसके बाद पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई। फिर 1741 में ये मार्तंड वर्मा जो था उसे हार गए, और इसके बाद 1759 में बैटल ऑफ बिदारा होगा यानी कि बिदारा का युद्ध होगा जिसमें फाइनली इंग्लिश इन्हें हरा देंगे और डच भारत से चले जाएंगे। सिंपल, यही बस डच के बारे में याद रखना। और ये एक बात और कि पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगालियों के बाद जो दूसरी यूरोपियन शक्ति जो भारत में आई थी वो ये थे। ठीक, अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई और जिसने लगभग अगले 200 साल तक भारत के ऊपर राज किया बच्चों, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बहुत फेमस एक पिक्चर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कि विलियम हॉकिंस हैं भाई, ये हॉकिंस का प्रेशर कुकर, याद करने का तरीका मैंने बना रखा, आप जो भी आपको सही लगे। वो जहांगीर के दरबार में आए हैं और जहांगीर के दरबार में आकर वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके जहांगीर से परमिशन मिल जाए उनको, किस चीज़ की, जहांगीर से परमिशन मिल जाए उनको व्यापार करने की, कहाँ पे, भारत के अंदर। ठीक है, बट आपको पता लगेगा कि 1608 की बात है बच्चों, ये 1608
है ना। हालांकि विलियम हॉकिंस का बहुत कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके जहांगीर जो है परमिशन दे दें। अच्छा, विलियम हॉकिंस के बारे में कुछ एक बच्चों बातें मैं बता दूं। विलियम हॉकिंस जो था वो पर्शियन और तुर्की लैंग्वेज भी बोला करता था, और जब ये जहांगीर के कोर्ट में आएगा विलियम हॉकिंस, तो ये तुर्किश लैंग्वेज बोलना जानता था, यानी तुर्की लैंग्वेज बोलता था। तो अब जहांगीर बड़ा इससे प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो कुछ मनसबदार, एक बहुत छोटा मनसबदार जो है वो बना दिया जाएगा विलियम हॉकिंस को। बट जिस उद्देश्य से विलियम हॉकिंस आया था भारत में व्यापार करने का, वो व्यापार करने की परमिशन विलियम हॉकिंस को मिल नहीं पाई। इसके पीछे बहुत सारे बच्चों रीज़न आपको बताए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है कि उस वक्त क्या था कि बहुत ज़्यादा पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगालियों का प्रभाव हुआ करता था कोर्ट में, जिसकी वजह से उनका इस्तेमाल करके उन्होंने विलियम हॉकिंस को कभी भी भारत में रूल नहीं करने दिया। रूल इन द सेंस ट्रेड नहीं करने दिया, रूल तो ये लोग बाद में करेंगे, ठीक है। सिंपल बात है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा, अब भाई ब्रिटिश के बारे में अब जब आप थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आप पाओगे कि ब्रिटिश के साथ क्या था कि वो कभी भी एक बार कोशिश करके छोड़ते नहीं थे। वो जब तक कोशिश करते रहेंगे हरामखोर, जब तक कि वो उनको अपने जितने भी उद्देश्य जो थे, नेफेरियस एक्टिविटी इंग्लिश में बोला जाए, तो वो उन्होंने प्राप्त नहीं कर ली, ठीक है। इसके बाद अब चूंकि मैंने बता दिया कि 1608 में विलियम हॉकिंस आएंगे, उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी, तो ये दूसरा बंदा भेजेंगे थॉमस रो करके, जो कि जहांगीर से वाकई परमिशन ले भी लेगा। सोच के देखिए, 1615 में परमिशन मिल जाएगी भारत के अंदर व्यापार करने की। और ये भी बच्चों एक बात याद रखनी है, ब्रिटिश ने सदर्न इंडिया में यानी कि साउथ इंडिया में जो पहली अपनी फैक्ट्री बनाई, वो इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में ही बनाई थी। याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा 1639 में ये और याद रखना है कि राजा चंद्रनगरी जो थे ना, ये देखो बच्चों मैंने यहाँ लिखा भी है, चंद्रनगरी के राजा जो थे, उन्होंने मद्रास जो है वो इन्हें रेंट पे दे दिया था, ठीक है ना। तो आप ये पाओगे कि काफ़ी हद तक मद्रास जो है, इसके बाद थ्रू आउट द हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो मद्रास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मॉडर्न डे चेन्नई बोलते हैं, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको यूज़ भी करेगी, और उसके बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो उसमें यूज़ करेगी। अच्छा, एक और बात जो शायद आपने नोटिस करी या नहीं, मैं एक बार आपको दोबारा बताऊँ। देखिए, ये अगर करके मैं भारत का पूरा साउथ का एक वो बना देता हूँ कोस्टल एरिया, तो आप ये पाओगे कि देखो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे या तो आपको पोर्चुगीज़ मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे डच आपको मिल रहे हैं। जबकि बच्चों ये यानी ईस्टर्न इंडिया के जो भी पोर्ट्स और ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे कौन थे, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, यहाँ पे कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बात समझ में। और जबकि ईस्टर्न वाले रीजन में आप क्या पा रहे हो कि यहाँ पे पोर्चुगीज़ का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। तो इस तरीके से इन्होंने, और फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो आपको पता ही कि किस तरीके से अपना जो टेंटिकल्स हैं, मतलब अपने जो पैर हैं, वो पूरे भारत में पसारने चालू कर दिए थे। अच्छा, अब एक और बात देखो, 1635 तक आते आते यानी कि 1635 तक आते आते हो क्या गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी अच्छा खासा अपना व्यापार भारत में करने लगी थी। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इवन काफ़ी प्रिविलेज भी मिल गए। मतलब अगर आप पाओगे 1633 वगैरह के अराउंड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में व्यापार करने के लिए बोलेगी कि भाई हम आपको, जो बंगाल के लोकल रूलर थे उनसे बोल दिया जाएगा 3000 रुपये रेंट देंगे, ठीक है ना, एनुअल पेमेंट होगा सालाना, और वो 3000 एनुअल पेमेंट के उस एवज में आप हमें अपने राज्य में व्यापार करने दीजिए, और इनको अनुमति मिल भी गई। पर देखिए, समस्या की बात क्या थी कि यहाँ पर होता क्या था कि जब भी ये लोग कभी रास्ते से होकर जाते तो उसमें क्या होता था, एक तो टोल देने पड़ते थे ना, ठीक है, टोल देने पड़ते, तो वो टोल की समस्या। दूसरी बात है, रास्ते जो थे सेफ़ नहीं थे, लूट लिया जाता था इनको। दूसरी बात है, मनमाने ढंग से टोल इनसे लिया जाता था। दूसरी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी मशीनरी हुआ करती थी, यानी प्रशासनिक जो भी ढांचा हुआ करता था, वो अपने तरीके से काम किया करता था, और रिश्वतखोरी, इनसे पैसे ज़्यादा लेना, ये सब बातें जो हैं चलती थी। अच्छा, ब्रिटिशर्स के बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये बात रहती थी कि इन्हें कुछ ना कुछ पावर की या फिर कुछ ना कुछ फोर्टिफिकेशन, यानी कि ज़रूरत पड़ सकती है। फोर्टिफिकेशन का मतलब समझो बच्चों कि उन्हें किसी एक फोर्ट की यानी किले की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे ये लोग अपनी सेना को स्टेशन रखें, जिससे कि जब भी कभी इन्हें ये लगे कि पावर की ज़रूरत है, तो वहाँ से फिर वो अपनी सेना का इस्तेमाल कर सकें अपने हितों की रक्षा के लिए।
तब तक ब्रिटिशर्स का भी मुझे नहीं लगता कि शायद उनका तब तक कोई प्लान रहा होगा इंडिया को पूरे तरीके से कॉलोनाइज करने का, पर चूंकि वो धीरे धीरे करके जब यहाँ पर अपना व्यापार करते रहे और इंडियन को जो साइकी को उन्होंने समझा बच्चों, तब उन्हें फिर लगा कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके कॉलोनाइज भी कर सकते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, मतलब ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि ये लोग तो आते ही कॉलोनी बनाने के लिए थे और इनिशियली ये ट्रेडर बनते और उसके बाद वो करते, बट वो इनिशियली शायद ऐसा होता है ना कि हमेशा आपके दिमाग में वो प्लान रहा हो बट वो प्लान आप एक्सिक्यूट ना कर पाएँ उसे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वैसे वैसे आपको इस बारे में पता चलता है। देखिए मैंने लिख भी रखा है 1640 में सेंट जॉर्ज एक फोर्ट भी ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बना लिया जिससे कि ये खुद की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी समझ आई। अच्छा, इसके बाद ये मैंने बता रखी है कुछ फैक्ट्रीज थी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो हरिहरपुर, बालासोर, एक सेकेंड, हाँ, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली और कासिम बाजार जो हैं भाई, ये कुछ फैक्ट्रीज थी जहाँ ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया। नाम याद रख लें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं याद रख पाते हैं तो देखिए वो आपके लिए शायद नुकसान हो सकता है, तो प्लीज़ मेरी तो एक सलाह ये रहेगी याद रखें। इसके अलावा बच्चों एक और बात याद रखनी है कि 1698 यानी 1698 में जो बंगाल के राजा थे, मतलब बंगाल के जो सूबेदार थे, नॉट राजा, अजीम उस शान, ठीक है ना, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनसे ब्रिटिश जो हैं वो 3 गांव गोद लेंगे 12,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद। उन गाँव में से अब तीनों के नाम याद रहे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो नाम था सुतनती, ठीक है, दूसरा नाम था गोविंदपुर, और बच्चों तीसरा नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कलिकत्ता। यस, ये वही कलकत्ता है जो आगे चल के कोलकाता बना। ये गांव था बच्चों, ब्रिटिशर्स ने 1698 में जो उस दौरान के बंगाल के सूबेदार से उधार लिया था कि भाई, मतलब उधार इन द सेंस कि उसकी जमींदारी राइट्स खरीद लिए थे 12,000 रुपये सालाना देकर, ठीक है ना, सिंपल। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश वगैरह जो भी हैं वो अपने आप को कंसोलिडेट यानी कि पूरे तरीके से यहाँ पर कंसोलिडेट कर देंगे, मतलब पूरे तरीके से पैर पसार लेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, ये मेरे हिंदी मीडियम के जो भाई हैं उनके लिए यहाँ पे लगा दिया है। देखिए ये तो अब आपको पूरी बात समझ आ गई कि 1698 तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हो रहा बच्चों। अच्छा, इसी बीच क्या होता है कि 1717 के अराउंड 1717 में एक मुग़ल राजा हुए फर्रुखसियार, जिन्हें पगला राजा भी कहते हैं। फर्रुखसियार क्या करेगा बच्चों, एक वो देगा, क्या बोलते हैं, परमिशन प्रोवाइड करेगा ब्रिटिशर्स को, और उस परमिशन को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, 1717 में मुगल शासक था फर्रुखसियार, जिन्होंने कुछ परमिशंस दी, उनको मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि उन जो परमिशंस थी उनका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने इतना उठाया कि ब्रिटिशर्स ने आगे चल के इस पूरे देश के ऊपर राज किया। तो ऐसी क्या परमिशन जो थी वो मुगल राजा फर्रुखसियार ने दी। देखिए बच्चों, पहली जो परमिशन मुगल राजा ने दी, देखो पहला उन्होंने वो परमिशन ये दे दी कि आप जो बंगाल और पूरे भारत का ये जो ईस्टर्न वाला जो रीजन है स्पेशली, यहाँ पर इनको दस्तक प्रोवाइड कर दिया गया। दस्तक का मतलब बच्चों, अब इनको कोई भी टोल टैक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करना था। सोच के देखो कि पहले मैंने आपको बताया 1630s के साथ इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ही ये हुआ करती थी कि इनको पहले दस्तक वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता था, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई इनको कोई दस्तक वगैरह प्रोवाइड करना ही नहीं है, और दस्तक प्रोवाइड नहीं करना है तो भाई इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा ही हुआ। इसके अलावा अच्छा एक और बात, इन्होंने पासेस को मिसयूज़ भी किया बच्चों। मतलब इनको पासेस तो ये दिए गए थे कि आप अपना खुद का व्यापार करें, लास्ट में आपको पता लगेगा कि इन पासेस को ही बेचना चालू कर देंगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसके अलावा कंपनी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको और ज़्यादा ज़मीन को लीज़ पे लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई। भाई आप लीज़ पे और ज़्यादा ज़मीन ले सकते हो। इसके अलावा सूरत जो था उसमें भी इनको जो है वो मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया वहाँ पे कि भाई आप सूरत के अंदर जो है व्यापार वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनको करेंसी छापने का भी अधिकार मिल गया, और उसके बाद ये बोल दिया गया कि इनके द्वारा जो भी करेंसी बनाई जाएगी वो पूरे इंडिया में इनके लिए वैलिड भी रहेगी। कॉइन जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी मिंट करेगी वो थ्रू आउट मुगल एम्पायर में चलेंगे।
ठीक है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो मैग्ना कार्टा में आपको याद रखनी है। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 1717 आते तक अपने को भारत के अंदर पूरे तरीके से कंसोलिडेट कर लिया। ठीक है। तो आज ये टॉपिक हम ये वीडियो रखते हैं छोटा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, ठीक है, और कैसे ब्रिटिश ने अपने इन सारे धीरे धीरे करके डच को हराया, फिर इसके बाद फ्रेंच को हराया, और फिर इसके बाद पूरे तरीके से भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया। अच्छा, इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उन्हें मैं सेपरेटली एक और वीडियो, मतलब इसका थर्ड पार्ट लाके फिर उसके बाद एक और वीडियो डालूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक बार इसका क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं इस वीडियो का, जिससे कि आपको थोड़ा याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कुछ एक चीज़ें याद रखनी है कि डच दूसरे थे, पोर्चुगीज़ के बाद आए कॉर्नेलियन डी हॉटमैन, ये वो बंदा जो कि ईस्ट इंडिया आएगा। वीओसी नाम था जो भी यूनाइटेड यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी थी डच की, उसका। इसके अलावा इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ बनेगी? मसूलीपट्टनम में बनेगी, 1605 में बनेगी, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे हिंदी मीडियम के साथियों के लिए, हाँ, इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा। 1600 में चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ से अगले 15 साल के लिए भारत में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? सबसे पहले हॉकिंस का प्रेशर कुकर आया, अनुमति नहीं मिल पाएगी, वापस चला जाएगा 1605 में। फिर 1608 में आया था वो। 1615 में फिर से थॉमस रो आएंगे। थॉमस रो जो थे उनको अनुमति मिल जाएगी जहांगीर के द्वारा। धीरे धीरे करके 1639 में मैंने बताया कि इन्होंने एक राजा ऑफ चंद्र नगरी जो थे उससे मद्रास गोद ले लिया। 1640 में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज भी बना लिया था बच्चों। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे करके दस्तक वगैरह, मतलब इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, टोल टैक्स वगैरह जो भी है वो इनसे लिया जाता था। फिर इसके बाद मैंने आपको ये कुछ गांव वगैरह भी बताए कि ये भाई ये फैक्ट्रीज़ वगैरह जो भी हैं ब्रिटिशर्स द्वारा सेटअप करी गई। इसके अलावा मैंने बताया कि साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स ने भी जो पहली जो अपनी क्या बोलते हैं फैक्ट्री बनाई वो भी मसूलीपट्टनम में बनाई बच्चों। इसके अलावा मैंने बताया कि 1717 में एक शाही फरमान जो है वो निकाला जाएगा फर्रुखसियार द्वारा, और उसके बाद ब्रिटिशर्स की जो पावर थी वो एक तरीके से काफ़ी हद तक भारत के अंदर बढ़ गई। उसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से ब्रिटिशर्स को 10 तक की पावर मिल गई थी। इसके अलावा मैंने बताया कि करेंसी छाप सकते थे, कॉइन वॉइन छाप सकते थे, सूरत के अंदर इनको सूरत मिल गया। इसके अलावा और भी ज़्यादा लैंड जो है ये लीज पे लिया कर ले सकते थे। ये सारी पावर भी इनको मिल गई। ये 2-5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने 3 गांव और बताए थे, आपको याद हो तो सुतीनत्ता, गोविंदपुर, और सुतीनती, कलकत्ता और गोविंदपुर। ठीक है ना, वही कलकत्ता जो आगे चल के ब्रिटिश अपनी जो है कैपिटल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का सेशन। ठीक, तो ये मेरे हिंदी मीडियम के जो भी साथी हैं उनके लिए एक बार आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें। ये गोलकुंडा के जो राजा थे उनका भी शाही फरमान था, ये भी एक बार आप देख लें। ठीक है ना, 500 पगड़ों में उन्हें गोलकुंडा राज्य के जो भी बंदरगाह यानी कि जो भी पोर्ट्स होते थे उन्हें यूज़ करने का भी अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, फिर ये एंड हो गया इस वीडियो का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के लिए जो भी कोचिंग वगैरह एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए मेरा एक प्रयास है कि मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ उन तक ये चीज़ें, ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपका कोई भी सजेशन है, आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड ऑन करवाना है, या आपको कोई और टॉपिक कोई विशेष है जिसके ऊपर वीडियो बनवानी है, तो प्लीज़ कॉमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।